तो आज की जो हमारी क्लास है वो आरओसी बेसिक कोर्स की क्लास है। तो आरओसी बेसिक में सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि मतलब कंपनीज क्या होती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या होती है, काम कैसे होता है। तो अगर हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के बारे में बात करें तो आरओसी में दो तरीके का जो एमसीए होता है वो सबसे हेड होता है। एक सेकेंड, आई गेस बच्चे ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर इज एन एरर। नाउ एम आई ऑडिबल? हाँ, तो Yes, ma'am. अगर हम बात करें तो एमसीए होता है जिसके अंडर कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती है। अगर हम एमसीए की बात करें तो एमसीए मींस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होते हैं वो पूरी मिनिस्ट्री होती है कंपनीज को लेके, ठीक है, कॉर्पोरेट्स को लेके बेसिकली। तो कॉर्पोरेट्स का मतलब कंपनीज होता है, इसमें एलएलपी भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो जो भी आपकी कंपनीज रजिस्टर्ड होती है वो किस, अगर मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आती है। अब मिनिस्ट्री जो इतनी बड़ी होती है वो हर एक कंपनी पे ध्यान नहीं रख सकती, कंपनी की वर्किंग पे कि कंपनी ने फाइलिंग करी है या नहीं करी है, तो सब पे ध्यान नहीं रख सकती। तो इसके लिए उन्होंने अपनी पावर को सब डेलीगेट किया है। तो अगर हम सब डेलीगेशन की पावर की बात करें तो उसके नीचे आता है आरओसी, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, और आरडी। आरडी मींस रीजनल डायरेक्टर। ठीक है, तो आरओसी का मैंने बताया था कि वो होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट रजिस्ट्रार्स होते हैं। जैसे कि जो दिल्ली और हरियाणा के लिए है वो आपका नेहरू प्लेस में है, तो हम उसे बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा। इसका मतलब ये है कि जितनी भी कंपनीज है जिनका रजिस्टर्ड ऑफिस अगर दिल्ली में है या हरियाणा में है तो वो आपका आरओसी दिल्ली के अंडर फॉल करेगा। ऐसे ही जो मतलब चेक होती है कि आप कौन से आरओसी के जुरिस्डिक्शन में जा रहे हैं, तो वो किस बेसिस पे जाता है कि जो आपकी कंपनी है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है। अब ऑफिस की बात करें तो ऑफिस भी डिफरेंट टाइप के होते हैं कंपनी में, हेड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस। आपने सुना होगा कि एक कंपनी के चार चार ऑफिस होते हैं, तो उसके अंदर एक होता है रजिस्टर्ड ऑफिस जो कि मेन ऑफिस होता है, जो आपको मिनिस्ट्री को बताना पड़ता है कि हाँ हमारी कंपनी का जो मेन ऑफिस रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे होगा कंपनी का, तो आप उस आरओसी के जुरिस्डिक्शन में आप फॉल करोगे। ऐसे ही होता है आरडी। आरडी मींस रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर बेसिकली एक थोड़ा ऊपर पोजीशन पे आ जाता है फ्रॉम आरओसी। ठीक है, आरओसी के लिए जैसे बेसिक कंप्लायंसेस भी होते हैं, चाहे आपके डायरेक्टर एडिशन हो, चाहे आपका कुछ भी हो, जो बेसिक फॉर्म भी फाइल होते हैं, जो आप फॉर्म्स फाइल करते हो, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, वो जो सारी चीजें हैं वो आपकी आरओसी में फाइल होती है। ठीक है, ना कि रीजनल डायरेक्टर पे। रीजनल डायरेक्टर पे थोड़ी हाई लेवल चीजें चली जाती है, जैसे कि अगर आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस इधर से उधर शिफ्ट करना हो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो आप रीजनल डायरेक्टर के पास जाओगे परमिशन के लिए। समझ आया बेसिक कॉन्सेप्ट? yes, तो ma'am. ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे। और भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, कुणाल, दीपक, निशांत। आई विल आस्क यू कि आप अनम्यूट कर ले क्लास को, जिससे कि थोड़ी क्लास इंटरेक्टिव रहे। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी निशांत, आपकी आवाज आ रही है। ओके। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम। हाँ जी। तो आपको अभी तक समझ आया जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, फिर उसके बाद आरओसी, फिर उसके बाद आरडी। यस मैम। ठीक है, तो जो आपकी कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती है, चाहे आपकी फिर कोई सी भी कंपनी हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलएलपी होती है, ठीक है ना। तो जितनी भी आपकी कंपनीज होती है वो आपकी जो इनकॉर्पोरेट होंगी वो आरओसी के पास होंगी। गेटिंग इट? तो जो आपको अप्रूवल मिलेगा, कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जो मिलता है वो आपको आरओसी के थ्रू मिलता है। ठीक ओके। है, तो बेसिकली आरओसी में ऐसा नहीं है कि आप लोग विजिट नहीं कर सकते। आरओसी में विजिटिंग आवर्स होते हैं, आप वहां पे विजिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है या कोई आपका फॉर्म बीच में अटक जाता है तो आप आरओसी में विजिट भी करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आरओसी और आरडी। ठीक है, तो अगर आज की हम बेसिक क्लास की बात करें तो मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में भी थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या क्या होती है। जैसे कि हम आगे पढ़ने वाले हैं कंपनीज इनकॉर्पोरेशन वगैरह, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या क्या होती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में अगर हम बात करें तो जो मेजरली मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज होती है, जो मेजर कंपनीज होती हैं, वो होता है पब्लिक या प्राइवेट। ठीक है,
तो पब्लिक और प्राइवेट में अगर हम बेसिक डेफिनेशन या डिफरेंस में पूछूं तो निशांत आप बताना चाहेंगे बेसिक डिफरेंस क्या होता है पब्लिक और प्राइवेट का? निशांत। पब्लिक कंपनी जो होती है वो लिस्टेड होती है और प्राइवेट कंपनी जो होती है वो अनलिस्टेड हो सकती होती है। ये आपने एक पॉइंट बोला, वो एक पार्ट होता है, तो ये पॉइंट बिल्कुल ऐसा नहीं है। पब्लिक कंपनी में भी दो तरीके की होती है, अनलिस्टेड और लिस्टेड। हाँ। ठीक है, जो लिस्टेड कंपनीज होती है वो तो बेसिकली एनएससी बीएससी पे लिस्ट हो जाती है, राइट? यस। जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज होती हैं वो एक तरीके से वो कंपनीज होती है। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में जो एक बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि उसके आर्टिकल्स में, आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं कंपनी के बायलॉस, कि किस बेसिस पे कंपनी काम करेगी, ठीक है ना? तो जो कंपनी के आर्टिकल्स होते हैं उसके अंदर लिखा होता है कि प्राइवेट कंपनी में ये लिखा होता है कि आप बाहर से पैसा नहीं ले सकते। गेटिंग इट? यस। मतलब आप पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकते, वहां पे रिस्ट्रिक्शन होती है आर्टिकल्स में। तो अगर कंपनी के आर्टिकल्स में वो रिस्ट्रिक्शन है तो वो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है? अगर वो आर्टिकल में रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो वो पब्लिक कंपनी है। अगर मैं छोटा सा डिफरेंस बताऊं, बेसिक डिफरेंस, ठीक है? तो यस। फिर पब्लिक कंपनी में भी वो दो तरह की आ जाती है, या तो अनलिस्टेड या लिस्टेड। अनलिस्टेड मतलब जिन्होंने अपने शेयर लिस्ट नहीं कराए स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है? ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होते शेयर्स। और लिस्टेड वाले क्या होते हैं? जिन्होंने अपना एनएससी बीएससी या फिर कोई भी रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना, जैसे पहले दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज था, अगर यस। कोई भी रीजनल स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर्स को लिस्ट कराया है तो हम उसे कहते हैं लिस्टेड कंपनी, ठीक है? यस। अब अगर हम बात करें तो कुछ और कंपनीज के आपने नाम सुने होंगे, जैसे मैम कि एक डाउट है सेक्शन। मैम। हाँ जी, पूछिए। वो जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक इशू नहीं करा सकती? प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं करा सकती अगर प्राइवेट कंपनी को अपने शेयर्स किसी और पर्सन को देने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उसे पब्लिक के अंदर अपने शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अगर प्राइवेट कंपनी को, तो उसको पहले अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कराना होगा। जो मेन एसेंस होता है प्राइवेट और पब्लिक के डिफरेंस का, वो यही मेन एसेंस होता है कि आप पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व नहीं कर सकते। जो मतलब मिनिस्ट्री या फिर आप जब लॉ बनता है ना, तो सबसे मेन पॉइंट क्या होता है? अगर पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व हो रहा है तो हम लॉ को स्ट्रिंजेंट रखेंगे, मतलब स्ट्रिक्ट रखेंगे, ठीक है? अगर पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो हम लॉ को थोड़ा मतलब हल्का रखेंगे। गेटिंग इट? इतना यस स्ट्रिक्ट मैम। नहीं करेंगे, ठीक है ना? ओके तो ओके। इसकी वजह से प्राइवेट कंपनी का लॉ बहुत लीनियंट होता है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता। पर अगर उसे पब्लिक से पैसा लेना है, अगर उसको पब्लिक इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तो उसे पहले अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, फिर लॉ उसके ऊपर दूसरे लगते हैं, ठीक है? तो मैम प्राइवेट कंपनी कैपिटल कैसे रेस कर सकती है? प्राइवेट कंपनी अगर कैपिटल रेज कर सकती है तो वो थ्रू सब्सक्राइबर्स कर सकती है, या तो खुद के सब्सक्राइबर्स के थ्रू ही होगा, राइट इशू होता है उसके अंदर, ओके राइट ओके। इशू के थ्रू ही हो सकता है, ठीक है? तो ओके ओके। ओके, गेटिंग इट? यस। तो अगर हम आगे बात करें तो हमने कुछ और कंपनी सुनी होगी, हमने प्राइवेट पब्लिक लिस्टेड अनलिस्टेड थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना? अगर हम थोड़ा और आगे चले, थोड़ा और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखें, तो सेक्शन 8 कंपनी और ओपीसी कंपनी सुना होगा आप लोगों ने, है ना? तो जो यस। ओपीसी कंपनी होती है वो होती है 1% कंपनी। इसके अंदर बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया था अगर मैं डिस्कस करूं, तो 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया था कि जो इंडियन मार्केट है ना, उसके अंदर प्रोप्राइटरशिप फर्म्स बहुत सारी हैं। आपने ओके। भी देखा होगा, शायद आपके पेरेंट भी किसी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर काम कर रहे होंगे, उनका ही यस। प्रोप्राइटरशिप होगा और उसके अंदर उनकी कोई भी काम कर रहे होंगे, शॉप चल रही होगी, राइट? तो यस मैम। उस प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को अपने अंडर लाने में एक तरीके से, तो जो कंपनीज के लिए उन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला, दैट इज 1% कंपनी। क्या कॉन्सेप्ट निकाला? 1% कंपनी। कि आप अगर एक लौते पर्सन भी हो, जैसे कि हमने जो ऊपर डिस्कस किया था प्राइवेट कंपनी, इसके अंदर मिनिमम 2 मेंबर्स तो चाहिए होते हैं यस। और 2 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं, राइट? यस। ऐसे पब्लिक में मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए होते हैं और 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं, है ना? तो उन्होंने कहा अगर आप एक लौते पर्सन हो और आप सोच रहे हो कि आपको प्रोप्राइटरशिप रन करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई और पर्सन नहीं है कि जिसको आप अपनी कंपनी में डायरेक्टर या मेंबर बना सको, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट लेकर आए 1% कंपनी का, कि अगर आप एक ही पर्सन हो तो आप खुद ही मेंबर भी बन जाओ, डायरेक्टर भी बन जाओ और अपनी क्या खोल लो, 1% कंपनी ओपन कर लो। समझ आया? यस मैम।
अब अच्छा, मेरे को अब एक मेन क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, और भी बच्चे इन्वॉल्व हुए हैं तो मैं उनको भी कहूंगी कि अपने आप को अनम्यूट कर ले और क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने के लिए अपने आप को अनम्यूट करें और क्लास को बोले, जिससे कि आपको भी डाउट्स क्लियर हो और मैं भी आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। अब मेरे को एक क्वेश्चन है आप लोगों से, वो ये क्वेश्चन है कि पर्सन जो होगा, जैसे कि अगर आप एज अ पर्सन, अगर आप कंसल्टेंट बनोगे, आप आगे कोर्स करने के बाद अपनी कंपनी खुद इनकॉर्पोरेट कर पाओगे, तो कोई आपके पास अगर आपका क्लाइंट आता है, ठीक है, वो आपको अगर ये पूछे कि मैं 1% कंपनी पे क्यों जाऊं रादर देन अ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, तो आप उसे क्या कहोगे? लीगैलिटी होती है 1% कंपनी में। रियलिटी होती है, रियलिटी मीन्स मतलब लीगल, आप लीगल आप कंपनीज के अंडर लीगल ओनर हो जाते हो सर, मैम। लीगल ओनर हो जाते हो, यस और मैम। और आप अगर केस फाइल कर सकते हो, या आपके ऊपर आप भी ये सारी फॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, अगर आप केस भी फाइल कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो। वन। हाँ चलो ठीक है, केस तो फाइल एक प्रोप्राइटर भी कर सकता है, बट इसके अंदर 1% कंपनी का जो एक मेजर बेनिफिट है ना, जो मोस्ट मेजर बेनिफिट है, वो है लोन। जो कंपनीज होती है ना, बैंकिंग कंपनीज जो होती है, बैंक जो होते हैं, वो लोन कंपनीज को देना ज्यादा प्रेफर करेंगी रेदर देन अ प्रोप्राइटरशिप फर्म। और वो ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है ना, वैसे ही उसके सारे अकाउंट्स आपको एनुअली फाइल करने पड़ते हैं मिनिस्ट्री के पास, है ना। बेसिकली अगर आपका डायरेक्टर चेंज हो रहा है तो वो आपको मिनिस्ट्री में बताना पड़ता है। तो बेसिकली मिनिस्ट्री पे सारा डाटा होता है कंपनी का, है ना। तो एक तरीके से वो सोचते हैं कि वो ज्यादा सिक्योर हो जाते हैं अगर वो मतलब डायरेक्ट 1% कंपनी को लोन दे rather than प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। क्योंकि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में आप लोन के लिए आप क्या दे सकते हो? अपनी वेरिफिकेशन के लिए आईटीआर दोगे, है ना। यस। तो आईटीआर तो चेंज भी हो जाती है, पर 1% कंपनी में एक तरीके से प्रॉपर बैलेंस शीट भी बनती है, बैलेंस शीट ऑडिट भी होती है, सब कुछ होता है। तो इस चक्कर में जो लोन होती है, जो बैंकिंग कंपनीज होती है, वो 1% कंपनीज पे ज्यादा प्रेफर करती है लोन देना। ओके। ओके, तो हमने 1% कंपनी का भी कॉन्सेप्ट एक बार डिस्कस किया। अब मैंने एक और कंपनी बताई थी, दैट इज सेक्शन 8, राइट। तो सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है? सुना है किसी ने सेक्शन 8 कंपनी का नाम? एनीवन? मनप्रीत? यस मैम। मनप्रीत, हाँ जी। तो सेक्शन 8 कंपनी मनप्रीत क्या होती है, आप बताना चाहेंगे क्लास को थोड़ा बहुत? हाँ जी मैम, जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, वो किसी कॉज के लिए फॉर्म की जाती है, जैसे एनजीओज वगैरह होती हैं, मतलब किसी फिलैंथ्रोपिक उनका नेचर होता है, उसके लिए। हाँ जी। तो नॉन अगर हम प्रॉफिट कहें, ऑर्गेनाइजेशन तो। हाँ, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, वो होती है आपकी सेक्शन 8 कंपनी। चलो मनप्रीत, ये आपने मुझे बताया था, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू ओनली। मनप्रीत एक बात बताओ, एक पर्सन सेक्शन 8 को क्यों ज्यादा प्रेफर करे रेदर देन अ ट्रस्ट और अ सोसाइटी? मैम, एक तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कंपनी का हो जाता है, मतलब एक वो एमसी के अंडर रजिस्टर हो जाती है। हाँ जी। और मतलब ट्रस्ट और सोसाइटी में मतलब मैम। मतलब ट्रस्ट एक तरीके से वही चीज है, और सेक्शन 8 भी एक तरीके से वही चीज। चलो सोसाइटी थोड़ी अलग हो गई, सोसाइटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम रजिस्ट्रेशन कंसल्टेंट कोर्स पढ़ेंगे। पर अगर सेक्शन 8 की बात करें, तो सेक्शन 8 को हम क्यों प्रेफर करें ट्रस्ट के ऊपर? क्योंकि ट्रस्ट और सेक्शन 8 एक तरीके से सेम ही चीज है, इफ वी विल गो थ्रू इट, राइट। तो मे बी मैम उनको कुछ बेनिफिट्स मिलते होंगे, लाइक अंडर टैक्स बेनिफिट्स मिलते होंगे। टैक्स बेनिफिट तो यार देखो, टैक्स बेनिफिट की अगर हम बात करें तो टैक्स बेनिफिट मिलते हैं 12 वे एटीजी के अंदर, ठीक है। ये एक तरीके से आपका बनता है। तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आप सेक्शन 8 हो या ट्रस्ट हो तो आपको मिलेगा, आप दोनों केसेस में ले सकते हो, आपको दोनों केसेस में अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए एप्लीकेशन लगती है, सेपरेट एप्लीकेशन, वहां से आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलने लग गया है अब। तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, फिर उसके अंदर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, ठीक है। और उस बंदे को भी टैक्स बेनिफिट मिलता है जो आपको डोनेशन दे रहा है, तो इस वजह से डोनेशन ज्यादा मिलते हैं ट्रस्ट। देना प्रेफर करते हैं जिनके पास 80G या 12 वे का रजिस्ट्रेशन हो, गेटिंग इट।
तो ये तो वो रजिस्ट्रेशन की बात आ गई। अब अगर हम बात करें सेक्शन 8 और ट्रस्ट के ऊपर, अगर जो मेरे क्वेश्चन का आंसर था तो मैं आपको दूं, तो उसके अंदर बेसिकली सेम ही चीज है, बस जो सेक्शन 8 होता है वो थोड़ा लीगलाइज्ड वे में आ जाता है, ठीक है। और एक बेसिक, अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में जाऊं ना, तो बेसिक ये होता है कि सेक्शन 8 पे लोग थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं। ट्रस्ट वाला ट्रस्ट नहीं, मतलब एक तरीके से ट्रस्ट को हिंदी में क्या कहेंगे, किसी को हिंदी वर्ड पता है प्लीज, ट्रस्ट का एनीवन? विश्वास। विश्वास। हाँ, विश्वास, राइट। तो लोग ज्यादा विश्वास कर पाते हैं सेक्शन 8 कंपनी पे रादर देन अ ट्रस्ट, क्योंकि ट्रस्ट की ना इंडिया में खासकर एक प्रॉपर भूमिका बना ली गई है कि ट्रस्ट क्यों बनती है, पैसे घुमाने के लिए, समझ रहे हो? वो एक जनरल कॉन्सेप्ट बन चुका है, ठीक है। एक तो लीगलाइज एंटिटी हो जाती है सेक्शन 8। सेकंड, आपके जो प्रॉपर अकाउंट्स होते हैं, तो इसकी वजह से जो कंपनीज होती हैं, आपको पता है प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी के अंदर सीएसआर एप्लीकेबल होता है। सीएसआर पता है? सीएसआर मींस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो तब होता है जब आपका प्रॉफिट एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर जा रहा है, तो आपको उस प्रॉफिट का 5% लास्ट 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट का आपको जो वो अमाउंट है ना, वो सीएसआर एक्टिविटीज में देना होता है। अब सीएसआर एक्टिविटीज क्या होती है? एक तरीके से सोशल एक्टिविटीज होती है। तो जो प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज होती है ना, वो सेक्शन 8 वाली सोशल एक्टिविटीज में ज्यादा प्रेफर करती हैं इन्वेस्ट करना, क्योंकि एक तरीके से वहां पे प्रॉपर अकाउंटिंग होती है, प्रॉपर ऑडिट होता है ना, सब कुछ प्रॉपरली मेंटेन्ड होता है डाटा, तो इसकी वजह से सेक्शन 8 को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। समझ आया कॉन्सेप्ट? मैम एक डाउट है। हाँ जी, पूछिए। मैम जो ट्रस्ट होती है वो भी तो किसी एक्ट के अंदर ही इनकॉर्पोरेट होती है, जैसे इंडियन वो ट्रस्ट इंडियन एक्ट। ट्रस्ट एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती है, हाँ तो राइट, बिल्कुल परफेक्ट है, आप सही बोल रहे हो। तो वो मैम इंडियन, इसमें फिर डिफरेंस क्या हो गया? तो ये भी लीगल है, वो भी लीगल है? इसके अंदर डिफरेंस ये होता है कि जो सेक्शन 8, अच्छा चलो एक और मेन पॉइंट बताती हूँ मैं आपको, कि जिसकी वजह से सेक्शन 8 ज्यादा प्रेफर किया जाता है रादर देन ट्रस्ट, वो ये है कि जैसे ही सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, तो आपने एक ही बेसिक लाइन सुनी है, बहुत कॉमन लाइन है, दैट कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सुना है आपने? यस कि जैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, तो जो उसका मेंबर है वो अलग है, और जो उसका डायरेक्टर है वो अलग है, बट कंपनी अलग है। अगर कंपनी में कोई घोटाला हुआ है या फिर कंपनी की कोई गलती हुई है, तो वो उसके अंदर कंपनी को सू करेंगे, ना कि उसके मेंबर्स या डायरेक्टर्स को। समझ आया? तो यस एक तरीके से जो पर्सन सेक्शन 8 बना रहा है, वो इसलिए भी प्रेफर करता है क्योंकि उसको अपना सेफ गार्ड दिखता है, जब तक आपने कुछ ज्यादा बड़ा ना करो। अगर आपने कुछ ज्यादा बड़ा किया हो, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर्स और मेंबर्स पे कभी नहीं जाएंगे। अगर कुछ ज्यादा ही क्लियरली एविडेंट हो कि मेंबर्स और डायरेक्टर्स की वजह से कुछ गलती हुई है, तो वो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का हो जाता है, कि मतलब आपको कंपनी और हम डायरेक्टर्स और मेंबर्स को एक मान लेते हैं। बट अगर जनरल सेंस में जाए, जैसे कि अगर कंपनी को लोन ले रखा है, कंपनी को पे करना है, ठीक है, और कंपनी सीरियसली लॉस में है, तो फिर कंपनी की ही ड्यूटी है, वो कहीं से कहीं तक ड्यूटी भी डायरेक्टर या मेंबर्स की नहीं आती है। समझ आया? यस मैम। गेटिंग इट, है ना? तो ये चीज होती है, इस चक्कर में सेक्शन 8 को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, अगर मैं आपको बिल्कुल ही वैसे बताऊं तो। इसकी वजह से प्राइवेट कंपनी और ओपीसी को भी इसीलिए प्रेफर किया जाता है, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप फर्म में अगर आप देखोगे, तो आपको ये पता होगा कि प्रोप्राइटरशिप फर्म में अगर आपने लोन लिया है प्रोप्राइटर ने, ठीक है ना, अपनी फर्म के अंडर, तो वो बेसिकली उसी की आईटीआर में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। समझ आ रहा है? एक तरीके से वो खुद भी लायबल है उस पर्सन को पे करने के लिए। बट 1% कंपनी में ऐसा नहीं होता। 1% कंपनी में जैसे ही 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, तो जो कंपनी है और जो डायरेक्टर है या फिर जो मेंबर है, वो दोनों अलग चीजें हैं। कंपनी इज अ सेपरेट थिंग, सेपरेट एंटिटी, एंड द डायरेक्टर एंड मेंबर इज अ सेपरेट एंटिटी। गेटिंग इट? यस समझ आया? यस मैम। एनी डाउट्स? जितना टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसके से कोई डाउट? नो मैम। ठीक है। तो ये था हमारा, जो अगर मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दूं, तो ये मेरा आरओसी का एक बेसिक
एक्ट नहीं पढ़ा होता है, जिनकी ग्रिप नहीं होती, तो उसके लिए मैंने अपने आगे का जो मॉड्यूल सेलेक्ट किया है वो ऐसे किया है कि जैसे कि हम प्राइवेट कंपनी अगर पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हमारी प्राइवेट कंपनी की क्लास है, मैं उसके अंदर आपको प्राइवेट कंपनी की अगर इनकॉर्पोरेशन सिखाने जाने वाली हूँ, तो उससे एक दिन पहले आपकी लीगल एस्पेक्ट की क्लास होगी। लीगल एस्पेक्ट मतलब कि लॉ में उसको लेके क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर मैं वो पढ़ाऊंगी। तो जब मैं आपको उसके अंदर डिटेल में पढ़ाऊंगी तो मैं अभी उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रही। अब हम आते हैं जो हमारी क्लास का बेसिकली मेजर टॉपिक आज का है, वो है एमसीए पोर्टल ओवरव्यू, है ना। तो हम आते हैं एमसीए पोर्टल पे। एमसीए मींस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एवरीवन नोज। हाँ जी। तो ये देखो, ये आ गया, हमने एमसीए सर्च किया, द फर्स्ट मेजर, ये मैंने ओपन किया। ये है हमारी मिनिस्ट्री की वेबसाइट, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जो भी फाइलिंग होती है उसके ऊपर यहाँ पे आपको लॉगिन क्रिएट करना होता है, और वो फाइलिंग भी यहीं से होती है। चाहे आपका डायरेक्टर चेंज हो, चाहे आपकी एनुअल फाइलिंग हो, चाहे आपको अकाउंट्स फाइल करने हो, चाहे आपको अपना एनुअल रिटर्न फाइल करनी हो, चाहे आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी हो, आपको जो मर्जी करना हो वो सब कुछ आपको इस पोर्टल के थ्रू करना होगा। फिजिकल डॉक्यूमेंट्स का अब कोई कहीं से मतलब नहीं है। पहले हुआ करता था कि आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के ऑफिस जाके वहां पे फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते थे, फिर आपका जो कॉन्सेप्ट होता था वो होता था, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती थी। बट अब सब कुछ डिजिटलाइज्ड है, एंड दिस इज अ पोर्टल। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो दिस इज द मेन पोर्टल जिसको आपको बिल्कुल डाई हार्ड देख लेना है अगर आपको आरओसी के आगे फाइलिंग करनी है तो, ठीक है। मैम एलएलपी और फर्म के लिए भी यही पोर्टल यूज होता है? एलएलपी के लिए भी यही पोर्टल यूज होता है। एलएलपी मींस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। फर्म के लिए क्या, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के लिए ये पोर्टल यूज होता है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म एक लीगल एंटिटी नहीं है, ठीक है। कोई रजिस्टर करना चाह रहा हो फर्म को? फर्म को रजिस्टर करने के लिए बेसिकली डीड होती है, डीड के अंदर कोर्ट के ऊपर जाके लग जाती है, तो उसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लगती ही नहीं है। देखो, अगर मैं बिल्कुल सिंपल वे में आऊं आपको समझाने के लिए, एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है वो एप्लीकेबल तब होगी या तो जो आप कंपनी बना रहे हो, कंपनी किसी भी टाइप की, चाहे प्राइवेट, चाहे पब्लिक, चाहे ओपीसी, चाहे सेक्शन 8, चाहे निधि कंपनी, किसी भी टाइप की कंपनी अगर आप बना रहे हो, चाहे एनबीएफसी, चाहे बैंकिंग कंपनी, अगर आप किसी भी टाइप की कंपनी बना रहे हो तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आएगी, ठीक है। या फिर आप एलएलपी बना रहे हो, तो बेसिकली कंपनीज एंड एलएलपी आर पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसके अलावा चाहे पार्टनरशिप फॉर्म लगा लो, चाहे प्रोप्राइटरशिप लगा लो, चाहे ट्रस्ट लगा लो, चाहे सोसाइटी लगा लो, वो कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर नहीं आती है। उन सबका अलग अलग अपना एक्ट है। Getting it? So basically, the entities that are governed under Companies Act 2013 या फिर कोई भी प्रीवियस एक्ट, कंपनीज एक्ट या फिर एलएलपी एक्ट, इन दोनों में अगर कोई भी एंटिटी फॉल कर रही है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आएगी। समझ आया? डाउट क्लियर? यस मैम। ये समझ आ गया कि कौन कौन सी चीजें इसके अंडर आएगी, है ना? यस मैम। कोई और बच्चे को कोई डाउट तो प्लीज आप बोल सकते हैं क्लास में। एनीवन? आप सब अपने आप को अनम्यूट कर लें। विष्णु, हिमांशु, हेलो एवरीवन, ठीक है। तो हमने ये पोर्टल देखा है, ठीक है। तो अगर हम इस पोर्टल की, अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं, तो हम बेसिकली हम पोर्टल स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा होम पेज है हमारे पोर्टल का, ठीक है ना। ये अभी अभी नया पोर्टल आया है, नया पोर्टल लॉन्च किया मोदी जी ने हमारे लिए, ठीक है। तो अगर हम नए पोर्टल की बात करें तो ये हमारा होम पेज है। यहाँ पे आपके सर्कुलर्स आते हैं, जैसे कि जो डेट्स एक्सटेंड हो जाती है, कहते हैं ना एओसी 4 की डेट बढ़ गई, हमारी तो फाइलिंग की डेट बढ़ गई, लास्ट डेट बढ़ गई। तो बेसिकली यहाँ पे सर्कुलर्स आते हैं, आप यहाँ पे सर्कुलर्स में चेक करते हैं। जैसे कि लास्ट सर्कुलर हमारा यही आया था कि इन्होंने रिलैक्सेशन दी थी एओसी 4 की। तो अगर मैं आपके डेट्स की बात करूँ तो यहाँ पे हम डेट्स ही बता देते हैं कि एओसी 4 की 15 फेब हो गई थी और एनटीटी 7 की 28 फेब हो गई थी। तो इन्होंने डेट्स पढ़ाई थी, तो यहाँ पे आपको सर्कुलर्स आते हैं, ठीक है। फिर अगर हम नीचे आए, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन सेंटर है। अगर आपको मिनिस्ट्री के बारे में जानना है कि मिनिस्ट्री क्या काम कर रही है, क्या काम नहीं कर रही, क्या एनुअल रिपोर्ट है, क्या एम्प्लॉय है, तो आप इंफॉर्मेशन सेंटर में देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं ऊपर, जो हमारी मेन इंपॉर्टेंट है, अबाउट एमसीए। अबाउट एमसीए मीन्स अगर आपको एमसीए के बारे में थोड़ा और जानना है, एमसीए की फोटोज देखनी है, या फिर आपको एमसीए का राइट टू इन्फॉर्मेशन चेक करना है, मतलब अगर आपको एमसीए ऑफिस के बारे में कुछ भी जानना है तो अब आप अबाउट एमसीए में जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब हम अपने काम पे आते हैं।
अब हम आते हैं मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग ध्यान से देखें। ये आता है एक्ट एंड रूल्स। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है ई बुक। ठीक है, ई बुक मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बुक। इलेक्ट्रॉनिक बुक इज फॉर द कंपनीज एक्ट। ठीक है ना। अगर आपको अपना कंपनीज एक्ट पढ़ना है तो आई पर्सनली सजेस्ट, मतलब मेरे को 3 साल हो गए हैं सीएस की प्रैक्टिस में, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रही हूँ, मैं खुद का काम भी कर रही हूँ, तो आई पर्सनली सजेस्ट कि आप जब भी कंपनीज एक्ट पढ़े तो आप ई बुक से पढ़े। आप कोई बुक मत खरीदिए, आप ई बुक देखें, क्योंकि ई बुक सबसे जल्दी अपडेट होती है, सबसे जल्दी, मतलब सारे अपडेट्स जो भी आएंगे, चाहे आपका कोई भी अगर छोटा सा भी चेंज आ रहा है ना, तो वो सबसे पहले इसमें अपडेट होता है। क्योंकि जो बुक्स आती है वो 2-3 महीने बाद आती है, ऑथर्स चेंज करते हैं, फिर वो पब्लिश होती है, फिर मार्केट में आती है, फिर आप लेते हैं। तो अगर आपको कोई भी चेंज देखना है तो आप ई बुक में आके देखें, ई बुक पढ़े। ओके, अगर हम जैसे ई बुक की बात करें तो देखो, ये आ गया आपका चैप्टर 1, ये आगे सेक्शंस, ये आपके यहाँ पे सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 3। ठीक है, तो अगर आपको कंपनीज एक्ट अगर आपको आगे कभी भी पढ़ना हो तो आई वुड प्रेफर कि आप ई बुक से पढ़े। ठीक है, फिर आता है आपका रूल्स, ये आते हैं कंपनी रूल्स। अच्छा, एक्ट कैसे पढ़ते हैं ये पता है आप लोगों को? हाँ जी, अगर कभी आपको कोई एक्ट पढ़ना पड़ जाए या फिर आपको कोई पॉइंट पढ़ना पड़ जाए तो कैसे पढ़ते हैं, आपको पता है? एनीवन? मनप्रीत, एनीवन? नो मैम। एक्ट में, अच्छा सब, किसी के यहाँ से बहुत आवाज आ रही है, विष्णु आपके यहाँ से बहुत आवाज आ रही है, विष्णु अब ठीक है? अब एवरीथिंग इज क्लियर? हाँ जी, अब आवाज आ रही है? एक्ट पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ोगे, इसका भी एक तरीका होता है एक्ट पढ़ने का। मैम आपकी आवाज आ नहीं रही है, साफ नहीं। आवाज साफ नहीं आ रही, अब आ रही है? एम आई हाँ जी, अब आ ऑडिबल? रहा है। हाँ जी मैम। ठीक है, हाँ नाउ जी, इट्स क्लियर। यस। तो अगर हम कोई भी एक्ट पढ़ रहे हो, मैं सिर्फ ये कंपनीज एक्ट की बात नहीं कर रही, मैं एक नॉर्मल एक्ट की बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर हम कोई भी एक्ट पढ़ रहे हो तो अगर हम एक्ट में पढ़े तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन। क्या पढ़ते हैं? सेक्शन, कि सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं रूल, कि रूल में क्या लिखा हुआ है। फिर हम पढ़ते हैं रेगुलेशन, अगर कोई रेगुलेशन बनी है तो। समझ आया? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो हमेशा सेक्शन में लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम आगे पढ़ने ही वाले हैं तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बताती हूँ। जैसे कि कंपनीज अगर आपको इनकॉर्पोरेट करनी हो, ठीक है, तो उन्होंने सेक्शन में बताया है कि जब आपको कंपनी बनानी है तो आपको एक E5 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा विद आरओसी, जिसमें कंपनी बनेगी। ठीक है, ये आपका लिखा होगा सेक्शन में। पर कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म नंबर क्या होगा, कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, वो आपका लिखा होगा रूल में। समझ आया? तो एक तरीके से अगर हम बात करें तो जो सेक्शन और रूल है वो साथ साथ चलते हैं, गो हैंड इन हैंड चलते हैं। मतलब अगर आप सोचे सिर्फ आप सेक्शन सेक्शन पढ़ ले तो आप ध्यान दे देंगे तो भी नहीं चलेगा, अगर आप रूल रूल पढ़ ले तो भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेक्शन में करते हैं, सेक्शन इज द मेन पार्ट। ठीक है, तो जो रूल्स होते हैं वो उसके लिए एंसिलरी होते हैं, मतलब उसके साथ पढ़े जाते हैं। समझ आया? यस मैम। तो हमेशा जब भी आप कुछ भी पढ़ो तो हमेशा ऐसे पढ़ोगे तो इससे आपको क्लियर इजीली रहेगा। ठीक है, तो इसी वजह से आपको दिख रहा है सबको, यहाँ पे ये रूल्स आ गए। ठीक है ना, फिर यहाँ पे ये आपकी नोटिफिकेशंस आती हैं। कोई भी नोटिफिकेशन हो किसी भी चीज को लेके, नोटिफिकेशन बेसिकली किस चीज के लिए होती है अगर मैं आपको डिस्कस करे तो जो नोटिफिकेशन होती है ना, वो बताओ क्या होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चेंज आया, जैसे कि सेक्शन 5 में इन्होंने एक नोटिफिकेशन के थ्रू चेंज लेकर आए कि हमने, जैसे कि पहले था विद इन 30 डेज, अब हम टाइम चेंज कर रहे हैं विद इन 20 डेज कर रहे हैं। ठीक है,
तो कभी कभी मिनिस्ट्री क्या करती है कि ये नोटिफिकेशन जो है ना ये इशू कर देती है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ये आज इशू कर दिया कि हम ये चेंज लाने वाले हैं इस सेक्शन के अंडर की जो 30 है वो 20 डेज से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, एक अलग से नोटिफिकेशन लाते हैं जिस दिन से उसे अफेक्ट आना होता है। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो सर्कुलर था ये हमारी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे आज के दिन आ गया, फॉर एग्जाम्पल 1 फेब को, बट इसको अफेक्टिव इन्हें करना है 28 फरवरी से। तो ये क्या करेंगे, 28 फरवरी या 27 फरवरी को एक नोटिफिकेशन लाएंगे कि हमने जो सर्कुलर 1 फरवरी को आपको दिया था कि आपका जो 30 डेज वाला वर्ड है वो 20 डेज से रिप्लेस होने वाला है, वो हम नोटिफाई कर रहे हैं कि वो आज से एप्लीकेबल हो रहा है। समझ आ रहा है? तो इसलिए नोटिफिकेशंस आती है। आ गया? यस मैम। ठीक है। इसमें नोटिफिकेशन और अमेंडमेंट में क्या डिफरेंस होता है? नोटिफिकेशन और अमेंडमेंट में क्या डिफरेंस होता है? अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट मीन्स चेंजेस। अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें, अमेंडमेंट मीन्स चेंजेस, राइट? Yes. और जो चेंजेस जो अमेंडमेंट लाई जाती हैं वो वॉइस ऑडिबल है मेरी? Yes, अब ma'am. आपकी स्क्रीन अभी वो हो गई थी, हैंग हो गई थी। अब आ रही है? ठीक है, हाँ जी। ठीक है ना। तो अगर अब पता चला, आपको क्लियर हुआ निशांत जो टॉपिक में बोल रही थी कि अमेंडमेंट मींस चेंजेस। कोई भी अमेंडमेंट आ रहे हैं, कोई भी मतलब लॉ में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो जो अमेंडमेंट लाई जाती है वो किस चीज के थ्रू लाई जाती है? वो लाई जाती है नोटिफिकेशन या सर्कुलर के थ्रू। ओके। समझ आया? यस मैम। ठीक है। तो ये हो गए नोटिफिकेशन, ये हो गए सर्कुलर, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिसके बेसिस पे अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है ना। और ये हो गए अदर डॉक्यूमेंट्स। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्ट एंड रूल्स, जिसको हमेशा हमें ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हम आते हैं एमसीए सर्विसेज पे। अब अगर हम देखे जाए ना, तो एमसीए सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इन्हीं सर्विसेज के दायरे में सारा काम होता है। समझ आ रहा है? इन्हीं सर्विसेज के दायरे में सारा काम होता है, तो एमसीए सर्विसेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो हम एक एक करके बात करते हैं। मैं आज सारी डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैं सारी डिस्कस करूंगी तो आप लोगों के लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो सेकंड क्लास में थोड़ी बहुत सर्विसेज मतलब आएंगी, ठीक है। तो मेरे पास किसी पर्सन ने मेरे को एक डाउट पूछा है, नरेश। ये डाउट थोड़ा क्लास के आउट है, तो ये डाउट आपका एंड ऑफ द मतलब सेशन में मैं आपको बता दूंगी इसका आंसर, ठीक है। अभी सेशन के हिसाब से चलते हैं। तो अगर हम एमसीए सर्विसेज की बात करें, तो हम एमसीए सर्विसेज में, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं सारी सर्विसेज अभी डिस्कस नहीं करूंगी, वी विल डिस्कस धीरे धीरे, सेकंड क्लास में भी कुछ डिस्कशंस होंगी। तो अभी हम आज की सर्विसेज डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बिल्कुल मेजर सर्विसेज पे आते हैं आज, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे आता है फर्स्ट डीएससी सर्विसेज। व्हाट इज डीएससी? एनीवन नो? डीएससी क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। राइट, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है। अब ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में अगर आप लोगों ने देखा हो तो अलग अलग टाइप के आते हैं। क्लास 2 सर्टिफिकेट्स आता है, क्लास 3 आता है, डीजीएफटी आता है, आते हैं ना। इनका मतलब क्या होता है, पता है? नहीं। चलो, अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करें ना, तो जो क्लास 2 सर्टिफिकेट्स है ना वो बंद हो चुके हैं। क्लास 2 सर्टिफिकेट्स अब नहीं चलते, पहले चलते थे, अब नहीं चलते क्लास 2 सर्टिफिकेट, ठीक है। अब अगर हम क्लास 3 सर्टिफिकेट की बात करें, ठीक है, तो क्लास 3 सर्टिफिकेट बेसिकली आपके हर एक पोर्टल पे चल जाते हैं। हर एक पोर्टल पे मतलब एमसीए पे, इनकम टैक्स के पोर्टल पे, आपका जीएसटी का पोर्टल पे, सबके पोर्टल पे आपके क्लास 3 सर्टिफिकेट चल जाते हैं। पहले ऐसा होता था कि जब क्लास 2 था ना, तो ऐसा होता था कि जो एमसीए पे था, ठीक है ना, इनकम टैक्स पे था, क्लास 2 चलता था, पर क्लास 3 ट्रेडमार्क पे चलता था। ट्रेडमार्क पे क्लास 2 सर्टिफिकेट चलते ही नहीं थे।
बट अब क्लास 3 सर्टिफिकेट सब पे चल जाते हैं, सारे पोर्टल्स पे चल जाते हैं। और एक आता है डीजीएफटी। बेसिकली डीजीएफटी नहीं होता है, ये कॉम्बो होता है। कॉम्बो क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जो मैं ये क्लास 3 सर्टिफिकेट की बात कर रही हूँ, जो ये पोर्टल वाले सर्टिफिकेट्स की बात कर रही हूँ, इसके अंदर हम सिर्फ लेते हैं साइनिंग। मतलब बेसिकली सिर्फ डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए हमारे को पावर होती है, ठीक है। जब हम कॉम्बो की बात करते हैं ना, तो इसके अंदर आता है साइनिंग प्लस इंक्रिप्शन। क्या आता है? साइनिंग प्लस इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन मींस एक तरीके से सेफर साइड, ठीक है। तो जो ये हमारे को कॉम्बो होता है ना, ये हमारे को चाहिए होता है जब हम किसी भी गवर्नमेंट साइट पे टेंडर भर रहे हो, ठीक है। डाउट था। हाँ जी पूछिए। ये मैम जो डीएससी आप बता रहे हैं, ये कहाँ से लेना होता है, मतलब कौन? अच्छा, तो जो ये हमारे को डीएससी लेने होते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफाइंग अथॉरिटीज है जिनको हम बोलते हैं। जैसे कि आपका सिफी हो गया, ठीक है ना, फिर आपका वी साइन हो गया, ठीक है, फिर आपका ई मुद्रा हो गया। ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है। इनके पास बेसिकली जो पर्सन्स होते हैं वो इस मतलब ये ना एक तरीके से ना बहुत बड़ा चीज है। ये जो है ना ये कंपनीज है, ठीक है। इन कंपनीज के अंडर भी ना बहुत लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी खुद की डीएससी की वो खोल रखी है। गेटिंग इट? ये जो कंपनीज है ना, ये सिंगल टोकन नहीं देती, ये देती है बहुत सारे, मतलब 10-15 ऐसी क्वांटिटी में देती है। तो जो ये पर्सन होता है ना, फिर ये आपको डीएससी इशू करता है, ये पर्सन आपको बनाता है डीएससी। समझ आया? हाँ जी। अगर हम डीएससी को मेजरली डिवाइड करना, तो डीएससी मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, बेसिकली टोकन और सर्टिफिकेट। टोकन क्या होता है मेरे पास, अगर अभी हो तो मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। जैसे कि ये है, देखो, दिख रहा है? इज इट विजिबल ऑन द स्क्रीन? यस। है ना? ये होता है टोकन, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? टोकन। ये एक पेन ड्राइव की तरह होता है। ये खुल नहीं रहा है अभी, मैंने इसके ऊपर टेप लगा रखी है, मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। जस्ट अ सेक। देखो, मैम दिख रहा है? ये जो डीएससी होता है, हाँ जी। ये ऐसा ही होता है जैसे जैसे हम वेबसाइट बनाते हैं तो डोमेन लेते हैं गोडैडी या वेबसाइट से, ऐसा ही होता है जैसे, नहीं नहीं नहीं, या होस्टिंग? डीएससी का प्रोसीजर अलग होता है। वो आप उनको भेजोगे, वो एप्लीकेशन बनाते हैं, आपको एक वीडियो वेरिफिकेशन करनी होती है, एक मोबाइल वेरिफिकेशन करनी होती है, ठीक है। ओके। तो आप उनको अप्लाई करोगे, वो अप्लाई करके देते हैं, वो आपको ऐसे पेन ड्राइव में आपको डाउनलोड करके देंगे, ठीक है। जो ये टोकन होता है, ये ई पास का बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, पर ई पास बहुत ज्यादा कॉमनली यूज टोकन है। इसके अंदर वो सर्टिफिकेट डालते हैं, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर वो सर्टिफिकेट डाल देते हैं। जब आपको डीएससी अटैच करना होता है, तो आप पेन ड्राइव की जगह ये लगाते हो। ये आपको मैं आगे क्लास में सिखाऊंगी वैसे पूरा इसका, ठीक है। मैं आपको सिर्फ जनरल अभी दिखा रही थी कि इस टाइप का होता है डीएससी, ठीक है। ओके। तो दीज आर द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो हम अगर एमसीए पे वापस आए, तो डीएससी सर्विसेज में अगर आप देखो तो 3 तरह की सर्विसेज है। दैट इज एक्वायर डीएससी, एसोसिएट डीएससी, अपडेट डीएससी। एक्वायर डीएससी, निशांत, अगर आपको डीएससी के बारे में पढ़ना हो, है ना, मतलब अगर आपको डीएससी के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो आप ये एक्वायर डीएससी में पढ़ सकते हैं, ओके। ठीक है। आप थोड़ा देख लीजिएगा, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। एसोसिएट डीएससी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एसोसिएट डीएससी का जो मेथड है ना, वो क्यों लाया गया, पहले ये इंपॉर्टेंट है जानना, फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एसोसिएट डीएससी का मेथड ये था लाना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट था कि आप डीएससी लगा रहे हो, जैसे कि मैं हूं यशी गोयल, राइट। पूरी दुनिया में मैं एक लौती यशी गोयल तो होंगी नहीं, इतना तो कोई मेरा हाइप है नहीं, है ना। समझ रहे हो ना? जब नरेंद्र मोदी जी एक नहीं है, हजारों है, तो यशी गोयल भी बहुत सारी होंगी। अब जो बहुत होंगे। सर्टिफिकेट आएगा वो मेरे नाम का आएगा, यशी गोयल के नाम का, राइट। अब मैंने लगा दिया पेन ड्राइव, अब मैं डॉक्यूमेंट साइन कर रही हूँ। अब कौन से यशी गोयल का लग रहा है, ये कैसे पता लगेगा मिनिस्ट्री को? सिग्नेचर से। सिग्नेचर से। पर सिग्नेचर तो आपके पास है, उनके पास तो डाटा है ही नहीं, नहीं है ना डाटा मिनिस्ट्री के पास। तो वो तो जिस पर्सन ने डीएससी बना के दिया, उस पर्सन के पास मेरा डाटा है, पैन आधार। पर मिनिस्ट्री के पास तो मेरा डाटा ही नहीं है, तो उसे कैसे पता कि ये जो टोकन है वो वही यशी गोयल का है? मैम तो वो तो उस वेरीफाई हो जाएगा ना जब अगर कोई हाँ, और। तो वो वेरीफाई करने के लिए ही यहाँ पे आपको करना पड़ता है डीएससी एसोसिएट। एसोसिएट डीएससी मतलब कि आप
किस रोल में डीएससी लगाओगे आप वो बताओ हमें। समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल आप डायरेक्टर हो, जैसे मैं किसी कंपनी की डायरेक्टर हूँ, ठीक है, मैं एज अ डायरेक्टर किसी कंपनी के फॉर्म पे साइन कर रही हूँ, है ना, तो वो कह रहा है मुझे ये पता लग जाएगा कि ये जो पर्सन है ये उस कंपनी की डायरेक्टर है और ये उसका डीएससी लग रहा है। तो ये कैसे पता लगेगा? आप अपना डीएससी एसोसिएट करो हमारी वेबसाइट पे। समझ आया? गेटिंग इट? थोड़ा समझ आया? थोड़ा रिपीट कर दो, समझ नहीं आया मैम। चलो देखो, Excuse me? जैसे, हाँ जी बोलिए, कौन है? हाँ मैडम, मैं अनिल शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ जी अनिल बोलिए। हाँ मैडम, एक तो कंफ्यूजन ये रहा है कि मुझे ये बताया था कि 2 फेब से लाइव क्लासेस शुरू होंगी और ये आज ही शुरू हो गई हैं। सर 2 फेब से आपको कौन सी क्लास बताई गई थी? मैडम कारपोरेट की बताई गई थी। आपके पास मेल आया होगा, आपने एनरोल करा रखा है? हाँ जी, करा रखा है मैंने। तो एनी आपके हाउ पास मैडम, तो, मुझे ये एनी हाउ हाँ जो भी जी हो गया आपको, मैं लेट ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ जी ये डीएससी आप जो एसोसिएट बता रहे हैं, ये मुझे थोड़ा क्लियर करना है, ये मुझे क्लियर नहीं हुआ है। हाँ, तो ये मैं भी क्लियर कर रही हूँ। आई एम टेलिंग यू, एक मिनट रुक जाओ, धीरे धीरे। एसोसिएट डीएससी बेसिकली एक तरीके से ये होता है कि आपको अपना रोल समझाना होता है मिनिस्ट्री को। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड रुको, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ये मैंने कहाँ यूज होता है ये? आप कोई भी डीएससी, अगर आप कहीं भी फॉर्म में डीएससी लगाओगे, आप फॉर्म हाँ फाइल जी, करोगे, आप फॉर्म में हाँ डीएससी जी, लगाओगे, सिग्नेचर लगाओगे। देखो, हाँ जी, जो भी ई फॉर्म्स होते हैं ना मिनिस्ट्री पे, अब ई फॉर्म्स जाते हैं, जैसे मैंने बात कहा, अब फिजिकल फॉर्म्स वाला सीन नहीं रहा है। तो ई राइट, फॉर्म में साइन कैसे होता है? डीएससी के थ्रू, डिजिटल सिग्नेचर हाँ, सर्टिफिकेट, राइट। तो जो डीएससी होता है, अब उस पर्सन को, मिनिस्ट्री को कैसे पता लगे कि जो फॉर्म में डीएससी लगाया है वो वही यशी गोयल है जो उस कंपनी की डायरेक्टर है? समझ आ रहा है? तो हाँ जी, वो हाँ जी, चीज क्लियर करने के लिए जो आप अपना डीएससी होता है वो एसोसिएट करते हो। फॉर एग्जांपल मैं अपना डीएससी दिखाती हूँ आप लोगों को एसोसिएट करके, मैं आपको बताती हूँ, आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा। ये मैंने अपना लगाया डीएससी, उसमें मतलब जो प्लग था, ठीक है, ये हाँ मैंने जी, अपना प्लग में डीएससी लगाया। अब मैं एसोसिएट डीएससी पे मैंने क्लिक किया, मेरा ऑलरेडी एसोसिएटेड होगा वैसे, बट स्टिल, ठीक है। अब मैं एज अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल करूंगी, क्योंकि आई एम अ सीएस, आई एम अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, तो मैं एज अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल करूंगी, ठीक है। तो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल मतलब मैं एज अ सीएस अपना डीएससी एसोसिएट करना चाहती हूँ मिनिस्ट्री पे। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं ये डीएससी लगाऊं अपना खुद का, है ना, तो मिनिस्ट्री को ये लगे कि एज अ सीएस मैंने डीएससी लगाया है। समझ आया? एज अ सीएस ठीक, मैंने साइन करा है। समझ आ गया? तो उस रोल को मैं यहाँ पे एसोसिएट करूंगी। समझ आया? तो वो कैसे ठीक है मैम, करूंगी? मैं एज अ प्रोफेशनल लगाऊंगी, तो यहाँ पे मेरे को अपना इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना होता है कि मैं कौन से इंस्टीट्यूट से हूँ। मैं सीएस हूँ तो मेरा इंस्टीट्यूट है आईसीएसआई, ठीक है। ठीक है, फिर वो मांगता है डेट ऑफ एनरोलमेंट, कि किस दिन मेरी डेट ऑफ एनरोलमेंट थी। और मेरे को भी डेट ऑफ एनरोलमेंट एग्जैक्ट याद नहीं है, तो आई एम जस्ट पुटिंग एनी डेट, ठीक है ना, 31 जनवरी ठीक है, 2019, ठीक है। डेट ऑफ एनरोलमेंट मेरी होती है, मतलब जिस दिन मैं मेंबर बनी थी, तो मुझे वो एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, ठीक है। तो आई एम पुटिंग एनी डेट। फिर आता है मेंबरशिप नंबर, जो मेरा मेंबरशिप नंबर है 57754, ठीक है। फिर आता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर, कि जो मेरा सीओपी नंबर है। फिर आता है मेंबरशिप टाइप, आई एम एन एसोसिएट मेंबर, ऐसे करके आया। फिर यहाँ पे आपको डालना होता है फर्स्ट नेम, यहाँ पे मेरे को अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, ये मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, मैंने कलर डेट सेलेक्ट कर ली, सॉरी, जस्ट अ सेक, 25 ठीक है ना। अब ये मेरे से मेरा इनकम टैक्स पैन नंबर मांग रहे हैं। ये आप जब सारी इंफॉर्मेशन भर दोगे ना, बेसिकली इनसे उन्हें ये पता लग जाएगा कि ये पर्सन है, इसकी बर्थ ऑफ डेट ये है, उसका पैन नंबर ये है। पैन नंबर तो सेम नहीं हो सकता ना किसी का। हाँ जी, ठीक है, यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी डाली, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करने का। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे,
आप वेट करोगे, यहाँ पे ये आएगा, इसको कैंसिल खेलो थोड़ी देर, क्योंकि अभी एरर आ रहा होगा। ठीक है, ये मेरा सर्टिफिकेट आ रहा है, देखो ये आ रहा है ना मेरा सर्टिफिकेट जो मैंने लगाया था, हाँ जी, यशी हाँ जी। गोयल। ये मैंने इस पे सिलेक्ट किया, इस पे साइन किया। अब मेरे पास पिन मांगता है, जो मेरा पिन है मैं वो पिन डालूंगी। ठीक है, ये पिन क्यों होता है? क्योंकि एक सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी डॉक्यूमेंट पे, राइट? तो उसकी वजह से पिन होता है जो कॉन्फिडेंशियल होता है, जो आपके पास होना चाहिए आपका, ठीक है, या फिर आपके क्लाइंट का। फिर यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन पे क्लिक किया और ये मैंने सबमिट पे क्लिक किया। अब मैंने सबमिट पे किया तो दिस इज राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो अब जैसे ये हो जाएगा ना, तो इसका मतलब मैंने ये देखो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड योर डीएससी एज अ प्रोफेशनल, है ना? मैंने अपना डीएससी रजिस्टर कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब जहां पे भी ये मेरा खुद का डीएससी लगेगा ना, चाहे मैं किसी भी फॉर्म पे लगाऊं, तो जैसे ही वो फॉर्म अपलोड होगा मिनिस्ट्री पे, तो मिनिस्ट्री को पता लग जाएगा कि जी ये वाला डीएससी एसोसिएट हुआ था किस डाटा पे, इस पैन नंबर पे, इस मेंबरशिप नंबर पे, इस पर्सन के नाम से। तो इसका मतलब जो ये डीएससी लगा है वो बिल्कुल सही लगा है। समझ आया? ठीक है मैम। एक चीज पूछनी थी, हाँ जी, पूछिए। ये जो आप बता रहे हैं एसोसिएट डीएससी, ये सिर्फ प्रोफेशनल और डायरेक्टर ही यूज कर सकता है और कोई यूज नहीं कर सकता? प्रोफेशनल, डायरेक्टर, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव डिफरेंट डिफरेंट है। देखो, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, आप किसी और पर्सन के लिए किसके लिए कह रहे हैं, आप बताइए। नॉर्मल कोई प्रोफेशनल या डायरेक्टर नहीं है? नॉर्मल क्यों करेगा? नॉर्मल को क्यों करना होगा? देखो, जो नहीं, कोई फॉर्म किसी का फाइल होते हैं, कोई क्लाइंट हो हाँ, अगर तो जो उसका। क्लाइंट होगा ना, आपको सुनो सुनो निशान, मैं आपको वही डाउट क्लियर कर रही हूँ। कोई भी आप क्लाइंट का फॉर्म भर रहे हो, आप खुद भर रहे हो किसी और क्लाइंट का फॉर्म, ठीक है ना? तो जो वो क्लाइंट का जो फॉर्म भर रहा है ना, तो उसके ऊपर उस क्लाइंट का डीएससी लगेगा। गेटिंग इट? जो कंपनी का बंदा होता है उसी का डीएससी लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बहुत सारे डीएससी है मेरे क्लाइंट्स के। जैसे जिस कंपनी का मैं काम कर रही हूँ, अगर एक बात बताओ यार, अगर एक एनुअल अकाउंट्स फाइल कर रहे हैं मिनिस्ट्री पे किसी कंपनी के, तो उसको आप ऑथराइज साइन करोगे या फिर उसका डायरेक्टर साइन करेगा? तो फिर डायरेक्टर का डीएससी लगेगा। ओके, गेटिंग इट? यस। प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल का भी डीएससी बताओ क्यों यूज होता है? क्योंकि इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे तो जहां साइन लगेंगे ना, वो डायरेक्टर के ही लगेंगे। तो आपको डायरेक्टर के तो सिग्नेचर बनवाने ही पड़ेंगे। हम आपकी जैसे वीडियो अटक रही है, हैंग हो रही अभी भी हैंग हो रही है, है। हाँ जी। देखो अब इट्स ओके। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। इज हाँ इट जी, फाइन? जैसी मैम। हाँ जी। हाँ जी मैडम, जैसे डीएससी हम डायरेक्टर के बनवा देते हैं, तो उसके बाद ये एसोसिएट कराना जरूरी है? हाँ जी, अगर आप एसोसिएट नहीं कराओगे, देखो अभी स्टार्टिंग क्लास है, तो मैं सिर्फ आपको ना एक ओवरव्यू दे रही हूँ। जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ते जाओगे ना, बेसिक की क्लास में ही इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हाँ। अगर आप एसोसिएट नहीं करते तो क्या एरर आता है। क्योंकि अगर आप एसोसिएट नहीं ओके। करोगे ना, तो वहां पे एरर आ जाएगा, योर डीएससी हैज नॉट बीन एसोसिएटेड। उसका मतलब उस मिनिस्ट्री को यही नहीं पता चल रहा कि भाई डीएससी लगा किसका है और किस रोल में लगा है। ठीक है, समझ आ यानी रहा कोई है? भी। हाँ जी, हाँ जी, यानी कोई भी तो न्यू कोई भी कॉर्पोरेट डीएससी हो, हाँ, कोई भी डीएससी हो, वो सबसे पहले आके मिनिस्ट्री पे एसोसिएट होगा, तब आप फाइलिंग कर सकते हो मिनिस्ट्री पे। ठीक है? ठीक है, फाइलिंग भी और रजिस्ट्रेशन भी इनकॉर्पोरेट का। हाँ, इनकॉर्पोरेशन भी। ठीक है? ठीक है। ओके, क्लियर निशांत? क्लियर पॉइंट? हाँ जी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये एसोसिएट डीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हम इनकॉर्पोरेशन करेंगे, जैसे से हम डायरेक्टर की डीएससी यूज करना चालू करेंगे, वैसे वैसे मैं हाथ के एसोसिएट करना भी सिखाती रहूंगी। वो मैं सिर्फ आपको एक झलक दिखा रही थी कि इस टाइप का होता है। ठीक है, फिर आता है डिन। डिन, अब डिन की बात करें तो डिन क्या होता है? डिन मीन्स डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डिन मीन्स डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, मीन्स एनी पर्सन जिसको भी डायरेक्टर बनना है, चाहे वो किसी भी कंपनी में बनना हो, तो उसे डिन लेना मैंडेटरी है। जैसे कि हम अपने पैन से जाने जाते हैं, कंपनी के केस में डायरेक्टर डिन से माने जाते हैं। समझ आ रहा है? जैसे हम आधार नंबर है हमारा, वैसे ही डायरेक्टर्स का डिन नंबर होता है। गेटिंग इट? यस।
डिन के लिए एक अलग से फॉर्म होता है। इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे भी आप डिन अप्लाई कर सकते हो। अगर वो डायरेक्टर इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ऐड नहीं हुआ, बाद में ऐड होना चाहते हैं, जैसे कि आप हो, आप किसी और कंपनी में अभी ऐड होना चाहते हो, वो ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है, तो आपको अगर डिन अप्लाई करना हो तो आप एक स्पेशल एप्लीकेशन लगाते हो, वो भी ई फॉर्म के थ्रू ही जाता है, वो भी आपको आगे क्लास में सिखाया जाएगा। फॉर्म DIR3 जाता है, ठीक है। आप फॉर्म DIR3 में एप्लीकेशन लगाते हो, आप अपने साइन लगाते हो, आप पैन लगाते हो, आधार लगाते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन भरते हो, फिर आप एप्लीकेशन लगाते हो, आप जैसे ही पेमेंट करते हो आपका डिन जनरेट हो जाता है, ठीक है। मैडम एट वंस ये जनरेट हो जाता है? हाँ जी, एट अ टाइम जनरेट हो जाता है, इन द केस अगर आप DIR3 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है। और DIR3 तभी अप्लाई होता है जब आपकी कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड हो। गेटिंग इट? ओके, ठीक है। और न्यू कंपनी में कौन सा फॉर्म होता है जैसे थिंक करेंगे? न्यू कंपनी में फॉर्म नहीं होता, पहले हुआ करता था, बट अब एक तरीके से इंटीग्रेटेड फॉर्म आ गया है, उसके अंदर आप डिन के लिए भी साथ साथ ही अप्लाई कर देते हो। मतलब जैसे इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म भरते हो ना, उसके अंदर डिन भी साथ साथ अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अंदर उसके अंदर पैन, टैन, डिन, ESI, EPF ये सब हाथ के हाथ अप्लाई हो जाता है अब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो, जो मैं सिखाऊंगी, ठीक है। ठीक है। ओके, गेटिंग इट? हाँ जी, गेट तो इट। अब आता है एनक्वायर्ड डिन स्टेटस। यार ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट मैं अभी सिखाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको भी मैं बहुत बेसिक बेसिक पढ़ा रही हूँ, स्टार्टिंग की क्लास है। बट मैं आपको स्टिल थोड़ा बहुत ओवरव्यू देती हूँ, पर मैं आपको भी करके नहीं दिखाऊंगी जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर हम क्लासेस वाइज पढ़ेंगे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी बेसिक है तो हम बेसिक के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। मैं पर आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। देखो, डिन स्टेटस क्या होता है बेसिकली। अगर हम डिन स्टेटस की बात करें ना, तो डिन अलग अलग टाइप के स्टेटस होते हैं। डिन स्टेटस मतलब 3 तरह के मेजरली डिन स्टेटस आपको देखने को मिलेंगे जब आप डिन चेक करोगे तो। डिन एक्टिव, डिन डीएक्टिवेटेड ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ DI3 KYC, और डिस्क्वालिफाइड। एक्टिव मतलब कि आपका डिन बिल्कुल सही है, आपने सारे कंप्लायंसेस कर रखे हैं, आपका डिन चल रहा है, ठीक है। डीएक्टिवेटेड मतलब एक कंपलसरी कंप्लायंस होता है, दैट इज डायरेक्टर्स KYC, ठीक है। मैंडेटरी कंप्लायंस होता है, आपको हर साल करना पड़ता है। अगर आपने वो नहीं किया टाइम लिमिट के अंदर तो आपका डिन हो जाता है डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट मींस अगर आप उस दिन के थ्रू आगे फाइलिंग करना चाहेंगे, डायरेक्टर का DSC लगा के या कुछ भी लगा के अगर आप फाइलिंग करना चाहेंगे तो आप फाइलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिन डीएक्टिवेट हो जाता है। उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको 5,000 रुपए की पेनल्टी भरनी पड़ती है, आपको फॉर्म फाइल करना पड़ता है, फिर एक्टिव होता है, ठीक है। मैम ओके, ये डिस्क्वालीफाई होने के बाद एक्टिवेट हो सकता है? हाँ जी। जो डिस्क्वालीफाई अगर हो गया डिन, उसके बाद एक्टिवेट हो सकता है? ये पहले कौन पूछ रहा है, पहले आप मेरे को नाम बताएंगे प्लीज। निशांत। हाँ जी। डिस्क्वालिफाइड इज अंडर सेक्शन 164, दैट इज समथिंग डिफरेंट। जब डिस्क्वालिफाइड होता है ना, तो उसके अंदर 5,000 रुपए की पेनल्टी काम नहीं करती। उसके अंदर आपको बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, उसके अंदर आपको रिट लगानी पड़ती है हाई कोर्ट पे, फिर उस रिट के थ्रू फाइल होता है, ठीक है। डिस्क्वालिफाइड का जो सेक्शन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप देखोगे तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे कि आपने एनुअल फाइलिंग नहीं करी 3 साल तक, ठीक है, फिर आपने कुछ फ्रॉड कर दिया या कुछ कर दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। तो डिस्क्वालीफाई, देखो, डीएक्टिवेटिंग का मतलब है KYC का कि एक छोटी सी कंप्लायंस सी आप करना भूल गए, तो हमने आपके ऊपर 5,000 की पेनल्टी लगा दी, फिर आप अपना डिन एक्टिवेट करा लो। गेटिंग इट? पर डिस्क्वालीफाई का मतलब है एक तरीके से आपने बहुत बड़ी गलती करी है, मतलब आपने 3 साल तक की गलती कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हमने अब आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया है, और वो डिस्क्वालिफिकेशन होती है 5 साल तक, कि आपका डिन 5 साल तक डिस्क्वालीफाई होता है। या तो आप 5 साल के बाद वो डिन एक्टिवेट होगा, या तो तब काम करो, और अगर आपको बीच में एक्टिवेट करवाना पड़ रहा है तो आपको हाईकोर्ट पे रिट लगानी पड़ती है। समझ आ गया? वो फिर एक नॉर्मल फॉर्म फाइल करके आपका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हटती, ठीक है। ओके। गेटिंग इट? यस। ठीक है। फिर आता है ये, देखो ये वाले जो है ना DI3 KYC वेब, जो मैंने अभी जिस पे पॉइंट कर रखा है, ये होती है जो वेब KYC आपको करनी पड़ती है, जो मैं कह रही हूँ मैंडेटरी कंप्लायंस होती है, अगर आप नहीं करोगे तो आपका डीएक्टिवेट हो जाता है ना। तो वो ये कंप्लायंस होती है। देखो एक चीज और मैं बताती हूँ, जो लॉक लगा हुआ है ना जिनके आगे, आप देखोगे लॉक लगे हुए हैं किसी चीज के आगे, है ना। तो जो ये लॉक लगा हुआ है, ये लॉक उन पे लगा हुआ है जब आप अपना यहाँ पे इस पे रजिस्टर कर लोगे ना साइट पे, तब ये वाली सर्विसेज आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, कि मैं आपको रजिस्टर करना सिखाऊंगी। देखो जैसे मैंने उस पर क्लिक किया, ये आ गया ना, लॉग इन करो,
तो जब आप लॉग इन करोगे, वो मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी आपको लॉग इन क्रिएट करना, ठीक है। जब आप लॉग इन कर लोगे तो आपका ये वाली जो लॉक वाली है ना, ये सब ओपन हो जाएगी, ठीक है। यस अब देखो, अब एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज जो एक जनरल इंसान को भी बहुत हेल्प करती है, दैट इज व्यू कंपनी और एलएलपी मास्टर डाटा। एक तरीके से अगर किसी भी कंपनी के बारे में आपको बेसिक जानना हो तो आप यहाँ से जान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, सबने नाम सुना है रिलायंस का? एवरीवन? हाँ जी। हाँ जी देखो ये मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज सर्च किया, अब ये देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से जितनी भी कंपनी होंगी वो सारी यहाँ आ जाएंगी। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये आ गया BELELY, ये मैंने डाला, इसको सबमिट किया, ये आ गया रिलायंस इंडस्ट्रीज का बेसिक इंफॉर्मेशन सारी। सबसे पहले क्या है? सिन। सिन मींस कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब हर कंपनी जैसे ही रजिस्टर्ड होती है उसको सिन नंबर मिल जाता है। जैसे डिन नंबर डायरेक्टर को मिलता है, सिन नंबर कंपनी को मिलता है। गेटिंग इट? हाँ जी। तो ये है हमारा सिन नंबर, ठीक है। अब सिन नंबर ना, ये जो इतना बड़ा नंबर होता है ना, इसके अंदर कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, मैं वो बता देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। एल, फर्स्ट वर्ड हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या तो यू होगा या एल होगा। एल मतलब लिस्टेड है कंपनी, एल मतलब कंपनी इज लिस्टेड, ठीक है। फिर एमएच, एमएच मतलब महाराष्ट्र, ठीक है, कि कहाँ इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। हाँ जी, हाँ जी मैम ठीक है। 1973, ये जो बीच में 4 डिजिट दिख रहे हैं ना, दैट इज ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि कब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, किस किस साल में कंपनी बनी है, ठीक है। पीएलसी, पीएलसी मतलब पब्लिक कंपनी है। गेटिंग इट? तो बेसिकली सिन देखते ही आप 4 चीजें तो कंपनी के बारे में बता सकते हो, है ना। क्या क्या बता सकते हो? कोई रिपीट करेगा? एनीवन? एल से तो मैडम, हाँ जी, आप बताओ जो बता रहा है अनिल। हाँ जी मैम, एल हाँ से तो जी, मैडम लिमिटेड हो गया। लिस्टेड हो गया, कंपनी लिस्टेड है या हाँ सॉरी, अनलिस्टेड है, लिमिटेड राइट। हो गया। हाँ, हाँ जी, एमएच से स्टेट पता लग जाती है, महाराष्ट्र। ठीक है। फिर आगे 197, हाँ 1973 मीन्स ये ईयर ऑफ, इनकॉर्पोरेट जब हाँ ठीक है, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एंड पीएलसी मीन्स पब्लिक कंपनी, पब्लिक, राइट। हाँ जी, राइट समझ मैम, आ गया? हाँ जी। ठीक है। फिर आता है कंपनी का नेम, कंपनी का नेम क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। आरओसी कोड, आरओसी मुंबई, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द क्लास, जिसने स्टार्टिंग से लियो क्लास, उसके अंदर मैंने बताया था कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होते हैं, जहां पे आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, उसी आरओसी के जुरिसडिक्शन में आप फॉल करते हो। तो ये कंपनी महाराष्ट्र की है, तो ये आरओसी मुंबई के अंडर फॉल कर रही है, ठीक है। ठीक है ओके। मैम। तो ये आता है कंपनी कैटेगरी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इसका मतलब इस कंपनी में शेयर्स है और कंपनी की जो गारंटी है वो शेयर्स पे लिमिटेड है। इसका मतलब एक तरीके से अगर मैं आपको सिखाऊं तो कंपनी की, देखो कंपनी की गारंटी लिमिटेड होती है, ये तो हमें पता है ना, ये हमें पता है। इसका मतलब ये कि अगर कंपनी को आगे लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, और कंपनी अगर बंद हो रही है, ठीक है, तो जो कंपनी की लाइबिलिटी होगी वो सिर्फ कंपनी तक होगी, ठीक है। हम डायरेक्टर या मेंबर के पर्सनल असेट्स पे हाथ नहीं मार सकते जब तक कोई फ्रॉड का केस ना हो। गेटिंग इट? तो अगर लाइबिलिटी लिमिटेड होती है ना, तो जो लाइबिलिटी लिमिटेड होती है ना, वो भी 2 तरीके की होती है मेजरली, ठीक है, या 3 तरीके की लगा लो। कुछ कंपनी होती है अनलिमिटेड की, कि अगर आपने खुद ही अनलिमिटेड की बना रखी कि जी हमारी तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, अगर हमारी कंपनी लॉस में जाए तो आप हमारे भी खोलो, तो आप अनलिमिटेड कंपनी बनाते हो, ठीक है। उसके अंदर कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, कि अगर हमारी कंपनी लॉस में जाती है तो हम डायरेक्टर और मेंबर्स के भी असेट्स को यूज कर सकते हैं। गेटिंग इट? फिर होती है, एक होती है लिमिटेड बाय शेयर्स और एक होती है लिमिटेड बाय गारंटी। क्या होती है? बाय गारंटी एंड शेयर्स। ठीक है। बाय शेयर्स का मतलब ये होता है कि आगे अगर हमारी कंपनी लॉस में जाती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक हमने बनाई है यशी प्राइवेट लिमिटेड, मेरे नाम की कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी चली गई लॉस में, ठीक है। अब इस कंपनी में हूं मैं क्या? मेंबर। क्या हूं मैं? मेंबर मींस मैन डायरेक्टर। मेंबर मींस शेयर होल्डर, ओके। ठीक है। एक सेकेंड,
मेंबर मीन्स शेयर होल्डर, ठीक है। इसका ठीक है। मतलब ये कि मैंने कंपनी के शेयर्स हेल्ड करती हूँ। कंपनी के, ठीक है, ये बाय शेयर्स आ गया, शो रहा है, ठीक है। अब मैं हूं कंपनी की मेंबर, ठीक है। इसका मतलब ये, अब ये ध्यान से देखना प्लीज, मैंने 10 शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं जो कंपनी के हैं 10 रुपए के, ठीक है। 10 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इसके अंदर जो अगर हम डिवाइड करें तो ये डिवीजन है इस तरीके का कि 8 रुपए पेड अप है और 2 रुपए अभी अनपेड अप है। इसका मतलब जो कंपनी वालों ने पैसे मंगवाए हैं ना, वो 8 रुपए के हिसाब से मंगा लिए, 2 रुपए के हिसाब से अभी नहीं मंगाए हैं। समझ आ रहा है? ये समझ आ रहा है हाँ जी। पॉइंट? ठीक है, पेड अप और हम्म। अनपेड अप समझ आ रहा है। 8 रुपए के हिसाब से कंपनी ने मुझसे पैसे मंगा लिए थे और 2 रुपए के हिसाब से नहीं मंगाए थे। इसका मतलब मैं टोटल कंपनी को कितने पैसे दे चुकी हूँ? 80 रुपीज। 80 रुपीज में। हाँ हाँ जी, कौन बोला? मैं 80 रुपीज कंपनी को दे चुकी हूँ, राइट। और मेरी तरफ से पेंडिंग कितने हैं? 20 20 रुपीज। रुपए, राइट। हम्म। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब ये है कि अगर मेरी कंपनी लॉस में जाती है, तो जब लॉस में हम लोगों को पैसे बांट रहे होंगे, तो जो मेरी लाइबिलिटी होगी ना, वो सिर्फ लिमिटेड होगी 20 रुपए तक, जितनी मैंने अभी तक शेयर पे अनपेड छोड़ रखी है। समझ आ गया? पॉइंट समझ आया? बोलो यार। नहीं मैडम, रिपीट करना। रिपीट मतलब, समझ नहीं आया देखो देखो, 10 शेयर है मेरे पास, 10 रुपए का एक शेयर है, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹100, राइट। यस मैम। इसके अंदर मैंने कहा 8 रुपए पेड अप थे, 2 रुपए अनपेड अप है। 8 रुपए मीन्स 80 रुपए में 100 रुपए में से ऑलरेडी कंपनी को दे चुकी हूँ, दे चुकी हूँ। यस मैम। तो अब मेरी लाइबिलिटी कंपनी के बेसिस पे कितनी है? 20 रुपए की, कि मेरे को 20 रुपए हाँ जी। अभी कंपनी को और देने हैं एज अ मेंबर, ठीक है मैम। ठीक है। तो अगर मेरी कंपनी अभी लॉस में चली जाती है, तो जो मेरी लाइबिलिटी होगी ना कंपनी की तरफ, समझ रहे हो? जैसे कि मेरी कंपनी लॉस में चली गई और मेरे को मेरी कंपनी के 100 रुपए उधार पड़े हैं, किसी इंप्लॉय को देने हैं। फॉर एग्जाम्पल लगा लो अनिल, आप, ठीक है, आप मेरी कंपनी के हाँ जी। एम्प्लॉय थे, आपकी सैलरी पेंडिंग पड़ी है, मेरे को आपको 100 रुपए देने हैं, ठीक है। मेरी कंपनी के पास एक भी रुपया नहीं है, मैं मेंबर हूँ, मेरी कुछ तो लाइबिलिटी बनती है। तो मेरी लाइबिलिटी हाँ ये जी। नहीं है कि मैं आपको अपने पास से 100 रुपए दूं, मेरी लाइबिलिटी ये है कि मैं अपने आप पास से आपको सिर्फ 20 रुपए दूंगी, क्योंकि मेरा जो उधार बैठा था वो 20 रुपए था सिर्फ। समझ आया? लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब कि आपको कंपनी के बंद होने पे सिर्फ उतना अमाउंट देना है जो आपके शेयर्स पे अनपेड हो। गेटिंग इट? यस मैडम उतना अमाउंट देना मतलब कि उसने हमसे 80 रुपीज भी तो ले रखे हैं। बाबू 80, जो देखो, जो 80 रुपीज दे रखे हैं वो 80 रुपीज तो यूज हो गए ना कंपनी के वर्किंग में। गेटिंग इट? तो वो लॉस में चली जाएगी तो मेंबर को 80 रुपीज पे नहीं करेगी। नहीं, वो मेंबर्स को तब पे करेगी जब कंपनी के पास बहुत सारा पैसा हो, कंपनी ने अपने क्रेडिटर्स को पैसा दे दिया हो, कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को पैसा दे दिया हो, जितने भी लोग हैं उनको पैसा दे दिया हो, और फिर भी पैसा बचाओ तो वो अपने मेंबर्स में बांटती है। मैम, मेंबर ने जो 80 रुपए दिए हैं तो उसे मिलना चाहिए अगर लॉस में गई है तो कंपनी। नहीं यार, नहीं मिलता। देखो यार, अगर आप कोई भी कंपनी को ले रहे हो तो आप वो इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उन्हें लोन नहीं दे रहे हो। गेटिंग इट? लोन और इन्वेस्टमेंट में यही डिफरेंस होता है। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने पास से खुद पैसा लगा रहे हो कंपनी की वर्किंग में। लोन मतलब आपने उधार दिया है, उधार वापस आता है, इन्वेस्टमेंट वापस नहीं आती। कहते हैं ना, कल लोगों के स्टॉक मार्केट में पैसा डूब गया, वो इसीलिए ही डूबता है। कंपनी का शेयर अचानक नीचे चला गया, तो अब कंपनी को थोड़ना है कि कंपनी को थोड़ना देगी कि आपका जितना शेयर नीचे, कि आपको जितना लॉस हुआ है मैं पे करूंगी। वो क्यों पे करेगी? आपने इन्वेस्ट किया था अपने रिस्क पे। गेटिंग इट? जब आप कंपनी के पैसे शेयर्स में लगाते हो तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उन्हें लोन नहीं दे रहे हो। कंपनी की कोई वो नहीं होती। गेटिंग इट? हाँ जी। हाँ जी मैम। फिर आता है एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब गारंटी का क्या होता है? गारंटी सबसे इजी पॉइंट है। गारंटी ये है कि मेंबर्स ने जो एमओए को सब्सक्राइब करे, जो मतलब स्टार्टिंग के मेंबर्स होते हैं, बेसिकली जो कंपनी बना रहे होते हैं, वो कंपनी
की गारंटी दो, चाहे 5 रुपए की दो, चाहे 10 रुपए की दो, चाहे 1 लाख रुपए की दो। समझ आ गया? वहां पे एक फिक्स्ड अमाउंट गारंटी हो जाता है। समझ आ गया? हाँ जी। ठीक है, तो अगर आप कंपनी कैटेगरी की बात करें तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है ये, ठीक है। फिर आता है Yeah. कंपनी सब कैटेगरी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, ये तो हम सबको पता है ना, गवर्नमेंट का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। क्लास ऑफ कंपनी मतलब पब्लिक, पब्लिक कंपनी। अच्छा एक चीज और, अब हम बात कर ही रहे हैं तो एक चीज और, ये मास्टर डाटा और ये थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन करा के मेरी क्लास एंड हो जाएगी 5:30 तक, तो प्लीज थोड़ा ध्यान दे। अगर हम बात करें एक जनरल कॉन्सेप्ट जो मेरे हिसाब से लोगों को क्लियर नहीं होता, पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी क्या एक ही चीज है? बोलो। अलग अलग है मैडम। अलग अलग है, अलग अलग कैसे है? हाँ जी, गवर्नमेंट कंपनी है मैडम, गवर्नमेंट कंपनी है मैडम, आधे से ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के पास होते हैं, मतलब मैक्सिमम गवर्नमेंट के पास ही होते हैं। राइट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर मिला है मुझे। गवर्नमेंट कंपनी तब बोलाई जाती है जब उसके अंदर शेयर्स जो होते हैं वो 50% से ज्यादा गवर्नमेंट ने हेल्ड कर रखे हो, अब वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने हो, ठीक है, पर किसी गवर्नमेंट ने हेल्ड कर रखे होते हैं। और पब्लिक कंपनी क्या होती है? बेसिकली एक नॉर्मल कंपनी जो पब्लिक से पैसा उठा सकती है पर जिसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, राइट। जैसे कि हम Right. रिलायंस इंडस्ट्रीज की ही बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री एक पब्लिक कंपनी है क्योंकि वो पब्लिक से पैसा उठा लेते हैं, वो एज अ पब्लिक कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई है, वो उसके अंदर गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं है, तो वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। गेटिंग इट? गेट। समझ आ गया? अब आ गया ऑथराइज शेयर कैपिटल। इसकी इतनी ऑथराइज शेयर कैपिटल है, कोई गिनना चाहेगा कितने जीरोस हैं? जूम करना पड़ेगा मैडम काफी। ये लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे यार ये बहुत ज्यादा जीरोस है, जितने भी जीरोस है उतने की ऑथराइज शेयर कैपिटल है। और नीचे पेड अप है, पेड अप मतलब ये इतना पैसा ऑलरेडी कंपनी उठा चुकी है लोगों से, समझ रहे हो? इतने अमाउंट ये ऑलरेडी कंपनी लोगों से उठा चुकी है शेयर इशू करके। तो अब इसका मतलब ये थोड़ा ना, अगर रिलायंस इंडस्ट्री लॉस में जाएगी तो वो इतना पे करेगी सबको। समझ आ गया? हाँ जी, ठीक है 1.5 बिलियन है। 1.5 बिलियन, थैंक यू। ठीक है, फिर आता है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मींस किस दिन वो इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी, ठीक है। 8 मार्च को हुई है, बहुत पुरानी कंपनी हो गई है, मेरे से भी पुरानी हो गई है, ठीक है। फिर आता है रजिस्टर्ड एड्रेस। इसका मतलब कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस यहाँ पे है, ठीक है। कंपनी का जो मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस, एक तरीके से रजिस्टर्ड एड्रेस वो यहाँ पे है, एड्रेस दे रखा है। ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी दे रखी है कि अगर आपको कोई भी डाउट हो कंपनी को लेके, आप एज इन्वेस्टर कोई डाउट करना चाहते हो तो आप इस मेल पे कर सकते हो। लिस्टेड और नॉट, लिस्टेड है। एक्टिव कंप्लाइंट मतलब सारे कंप्लायंसेस इसके पूरे हैं। डेट ऑफ लास्ट एजीएम, एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, ये आगे कॉन्सेप्ट हम डिवाइड मतलब बताएंगे। तो लास्ट एजीएम हुई थी। अगर हमारे को बैलेंस शीट चेक करनी है इसकी, तो हम 31 मार्च 2021 तक की बैलेंस शीट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और वो कैसे चेक कर सकते हैं? मात्र 100 रुपए में। आपको 100 रुपए की पेमेंट करनी होगी मिनिस्ट्री को और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे टिल 31 मार्च 2021 तक के, बैलेंस शीट तक आ जाएंगी। समझ आ गया? ठीक ठीक है। है मैम। अब आता है नीचे चार्जेस। ये देखो, ये इतने सारे चार्जेस है। चार्जेस मतलब क्या होता है, किसी को पता है? मैं सारा पढ़ाने नहीं वाली प्रॉपर। देखो चार्ज मतलब क्या होता है, चार्ज मतलब इन्होंने उधार ले रखा है, उधार लेके कोई चीज को गिरवी रखना, तो उसे कहते हैं चार्ज क्रिएट करना। और ये कंपनीज एक्ट में है, अगर कंपनी लोन ले रही है और किसी चीज के ऊपर चार्ज क्रिएट कर रही है तो उसको मिनिस्ट्री को बताना होगा फॉर्म CHG 1 में। ये हमारे आरओसी एडवांस कोर्स में है, ये आरओसी एडवांस कोर्स का पार्ट है, तो वो आपको वहां मिलेगा पढ़ने को। तो बेसिकली चार्ज क्रिएट करवाना होता है, ठीक है, मिनिस्ट्री के पास। चार्ज ये लोन ही है मैम, चार्ज का हाँ मतलब। जी, ये चार्ज मतलब लोन। लोन एक तरीके का ऐसा लोन जिसके ऊपर हमने कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई भी एसेट अपना गिरवी रखा हुआ है। गेटिंग इट? यस। ठीक है। अब ये क्लोज्ड है, बट क्लोज्ड मतलब ये क्लोज हो चुके हैं, पे ऑफ हो चुके हैं, ठीक है। ये देखो ये ओपन है ना, और क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड है ना। तो ये एक ही ओपन है और सारे क्लोज हो क्लोज चुके हैं। मतलब। देखो क्लोज मतलब इन्होंने लोन लिया, पैसे पे कर चुके हैं, ठीक है मैम। ठीक है। ठीक है। और ये आ गए इसके डायरेक्टर्स की डिटेल, ये सारे इसके डायरेक्टर्स हैं।
कंपनी के। देखो मैं एक चीज और बताती हूँ, ये जो आगे ये डिजिट वाले है ना, ये सारे हैं डायरेक्टर, ठीक है। अब किसी के आगे ना आपने अगर नोटिस किया हो तो किन किन के आगे पैन लिखा हुआ है ना। तो इन पैन में से ना, इनमें से एक होगा इनका कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी का कोई दिन नंबर नहीं होता, जब कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होता है तो पैन से अपॉइंट होता है। एक होगा इनका सीएफओ और एक होगा इनका सीईओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये बड़ी कंपनीज को रखना कंपलसरी होता है, ठीक है, लॉ के हिसाब से। तो जो तीन है, ये तीन में से एक सीएफओ होगा, एक सीईओ होगा, एक कंपनी सेक्रेटरी होगा, और ये जितने भी है ना ये नंबर वाले, ये है दिन नंबर वाले, तो मतलब ये है डायरेक्टर। समझ आ गया? ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली आपको कंपनी का ओवरव्यू मिल जाता है, तो इससे क्या कहते हैं, कंपनी मास्टर डाटा। क्या कहते हैं? कंपनी मास्टर डाटा। ठीक है, समझ आया? अब मैं एक पॉइंट और सिखा रही हूँ, फिर आज की क्लास हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है। अब एक पॉइंट और सिखा रही हूँ, जैसे कंपनी मास्टर डाटा होता है ना, वैसे होता है डायरेक्टर मास्टर डाटा। डायरेक्टर मास्टर डाटा क्या होता है? ये जैसे मैंने डिनिस इंसान का कॉपी कर लिया, निखिल रसिकलाल मेसवानी, ठीक है, मैंने इनका डिन कर लिया कॉपी। अब मैं चाहती हूँ वापस ऊपर एमसी सर्विसेज पे गई, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है व्यू डायरेक्टर मास्टर डाटा, मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने डिन नंबर डाला, वरना आप नाम से भी कर सकते हो, पर मैं डिन नंबर है मेरे पास, मैं डिन नंबर से कर रही हूँ। NAISI, ठीक है, ये हमने कर लिया। तो अब हमारे को ये पता चल गया कि ये जो पर्सन है ना, जो निखिल रसिकलाल है, जिसका डिन नंबर ये है, ये और कौन कौन सी कंपनीज में और एलएलपी में। देखो आ गया ना, पूरी इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। तो अगर आपको इंडिविजुअल का भी निकालना है, जिसके पास डिन है, जो डायरेक्टर है, कि वो और कौन कौन सी कंपनी में डायरेक्टर है, तो वो आप डायरेक्टर मास्टर डाटा से निकाल सकते हो। समझ आया? ठीक है मैम। आ गया पॉइंट क्लियर? हाँ जी क्लियर है। ठीक है, तो आज की मेरी क्लास मैं यही खत्म करती हूँ। आज हमने बेसिकली क्या क्या डिस्कस किया है, अगर हम देखें तो हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं जो आरओसी के लिए इंपॉर्टेंट थे मेरे हिसाब से। फिर हमने बेसिक पोर्टल ओवरव्यू डिस्कस किया है। अभी पोर्टल ओवरव्यू एक पार्ट 2 भी होगा, वो नेक्स्ट क्लास में होगा, तो आपको पोर्टल ओवरव्यू सिखाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो दिस वॉज माई क्लास फॉर टुडे, होप यू लाइक इट। अगर कोई भी आपको मेरे को लेके अपडेट्स देखने हैं, मेरी क्लासेस को लेके, या फिर आपको रीसेंट अपडेट्स देखने हो एमसीए के, इनकम टैक्स के, जीएसटी के, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं यशी क्लासेस के नाम से। आप फेसबुक पेज पे भी लाइक कर सकते हैं, आपको वहां पे सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। एंड दिस वॉज माई डेमो क्लास फॉर टुडे। आज की डेमो क्लास थी, अगर आपको लगता है तो आप एनरोल कर सकते हैं। आप एनरोल करने के लिए मेरे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए, जो वेबसाइट पे है ऑलरेडी, ठीक है। आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, आपको वहां से हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। यशी मैम। यशी, हाँ जी। हाँ मैडम, मैं ना जैसे स्टार्टिंग से नहीं जुड़ा था, तो इसका मुझे वीडियो मेरे उसमें आ जाएगा लॉगिन में? अभी ये फेसबुक पे भी लाइव हो रही थी क्लास, तो आपको फेसबुक पे दिख जाएगी। आप यशी क्लासेस को पेज लाइक करें, आपको फेसबुक पे दिख जाएगी आज की क्लास की। और अच्छा। आज की क्लास आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। आज की क्लास यूट्यूब और फेसबुक पे डलेगी, क्योंकि आज की डेमो क्लास थी, आगे की क्लासेस नहीं डलेगी। आगे की क्लासेस के लिए आपको एनरोल कराना पड़ेगा अपने आप को। आप जैसे ही एनरोल करा लेंगे तो आप लाइव क्लास भी ले सकते हैं, जैसे आज आपने ली है। फिर उसके बाद आपको रिकॉर्डेड डल जाया करेगा 2 घंटे के अंदर, वो आपके पास लाइफ टाइम रहेगी रिकॉर्डिंग। आपको डाउट सेशन मिला करेंगे मेरी तरफ से, वीक में एक बार मैं लाइव आऊंगी, उसके अंदर हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, उसके अंदर हम सिर्फ आपके डाउट्स लिया करेंगे, और आपको ड्राफ्ट्स और नोट्स मिला करेंगे। जैसे आज जो मैंने पढ़ाया है, जितना भी मैंने नोटपैड पे पढ़ाया था, वो सारे आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में ड्राफ्ट्स मिल जाएंगे। और भी जो आपको जैसे फॉर्म्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, रेजोल्यूशन वगैरह जो ड्राफ्ट्स होते हैं, वो भी आपको मिला करेंगे। आप ये सब आपको तब मिलेगा जब आप एनरोल कर लेंगे कोर्स के लिए, ओके। ये एनरोलमेंट के लिए बता देंगे कैसे करना होगा? एनरोल के लिए मैं आपको बता देती हूँ। एनरोल के लिए यहाँ पे जैसे ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है, ये मेरा अभी लॉग आउट कर देती हूँ मैं आपको, ठीक है। आपको यहाँ पे ये लॉगिन क्रिएट करना है, यहाँ पे साइन अप पे जाएं, आप अपना यहाँ पे लॉगिन क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना नेम, ईमेल, पासवर्ड बनाए, मोबाइल नंबर बनाए, आपका न्यू अकाउंट खुल जाएगा। फिर आप जाके काट करके कर सकते हैं। अगर आपका नहीं हुआ या कोई भी एरर आए तो आप कांटेक्ट कर लीजिए इस नंबर पे, आपको सारे क्वेरीज, आपको वो कॉल पे ही आपको रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। ये रहा नंबर,
दिस इज द नंबर, कॉन्टैक्ट अस में। मैम अगर ठीक है, पेमेंट में इशू हुई तो यहाँ कॉन्टेक्ट कर लें। हाँ यहाँ कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, मैडम लॉगिन हम कर चुके हैं, ईमेल आईडी बना चुके हैं, तो लॉगिन करके वहां पे मिल जाएगी रिकॉर्डिंग सर? आप अभी के लिए, अभी तो देखो आज की अगर आप क्लास की बात करो तो अनिल आज की क्लास तो फेसबुक और यूट्यूब पे भी डलेगी। आप लॉग इन करके आप पेमेंट कर दोगे ना, तो जो फ्यूचर क्लासेस है आप वो लाइव भी ले पाएंगे और उसकी रिकॉर्डिंग फ्यूचर क्लासेस में डलती रहेंगी। ठीक है, मैडम पेमेंट तो मैं कर चुका हूँ। अच्छा आप पेमेंट कर चुके हो तो आपके माई कोर्सेज में शो होगा, आप माई कोर्सेज में जाएं और ये आपके माई कोर्सेज, यूट्यूब पे इनके लिंक मिल जाएंगे मुझे? हाँ जी यूट्यूब पे आपके लिंक मिल जाएंगे, या कॉन्टैक्ट में जाएंगे ना तो यहाँ पे आप ये नीचे लिंक्स देख रहे हैं, आप इन सबको सब्सक्राइब कर ले, आपको सारे इसमें दिख जाएंगे अपडेट्स वगैरह। ठीक है, ये मैंने उन्हीं मतलब लॉगिन करके ही आपकी लाइव क्लासेस खुली है। हाँ ठीक है, अब इसमें यहाँ पे मुझे रिकॉर्डिंग में दिख जाएगा आपका। यहाँ पे रिकॉर्डिंग अभी आपको 1 घंटे बाद खुद ही प्रोसेस होके वहां पे रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके पास। ठीक ठीक है, है, मैडम यूट्यूब और फेसबुक का जो लिंक होगा वो भी आप शेयर कर देंगे? ये रहा देखो, यशी क्लासेस पे जाओ, कॉन्टैक्ट में जाओ, नीचे जाओ, यहाँ पे ये आपको अलग अलग आइकन दिख रहे हैं, है ना? ये हाँ देखो जी, हाँ जी। जैसे ये यूट्यूब पे क्लिक किया तो ये मेरा चैनल आ गया। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे फेसबुक पे क्लिक करोगे तो आपका फेसबुक पेज आ जाएगा, सारे लिंक्ड है, आप इस पे से क्लिक करके सबको सब्सक्राइब कर दे। ठीक है मैडम, हाँ मतलब जी, लॉगिन करके वहाँ पे लिंक मैम मिल जाएंगे? लॉग इन करके भी नहीं, बिना लॉग इन के भी मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट पे जाके नीचे जाके ओके देखें। ओके।